आज की ताजा खबर। नमस्कार, हरकारा न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं निधीश त्यागी। हम आपके पास लेकर आए हैं हरकारा न्यूज़लेटर, जो आपके पास टेक्स्ट और ऑडियो में आता है, और यहाँ पर हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरे साथ हैं मेरे साथी राजेश चतुर्वेदी और गौरव नौरियाल। तो गौरव, आज की क्या न्यूज लिस्ट है जो अभी जो चर्चा में है? जी मॉर्निंग। आज बिहार को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची के जो गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग कर रहा है, उसको लेकर लगातार गफलत बनी हुई है। तो वहां पर इस तरीके का संकट आ गया कि काम को लेकर जो प्लान करने वाली 20% आबादी है, ये जो नया पुनरीक्षण कार्यक्रम है चुनाव आयोग का, वो उस 20% आबादी को मतदान से वंचित कर सकता है। तो इस पे हमने एक खबर ली है। दूसरा, बिहार पे ही एक विश्लेषण है कि भाई स्क्रॉल में कि ये सिर्फ बिहार तक का मामला नहीं रह गया है। ये बिहार का ना मामला है, ना मतदान तक सीमित है। इससे पहले असम में एनआरसी को लेकर इसी तरीके के दस्तावेज जुटाने की बात कही गई थी। तो ये पूरी तरीके से बिहार से केवल बिहार तक सीमित नहीं रहने वाला, ऐसा अपने विश्लेषण में स्क्रॉल ने एक पीस लिखा है। महाराष्ट्र में कामठी एक जगह है जहां पे न्यूज लॉन्ड्रिंग की पड़ताल में एक बार फिर से मतलब वही तथ्य निकल के आए जो राहुल गांधी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि वोटर जो बड़े हैं वहां पे अंतिम समय में, उससे किसको फायदा मिला? बीजेपी को। तो न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में आया जिन 96 बूथों पर 10% से अधिक वोटर बढ़े थे, उनमें से 94 बूथों पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मौजूदा महाराष्ट्र के, उनकी जीत हुई है। तो ये बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। इसके अलावा भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाओं का दौर वापस से चालू हो गया है। राष्ट्रीय नड्डा की अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकर नड्डा की जगह कौन लेगा, इसको लेकर 3 नाम अभी आगे आए हैं। और आरएसएस की भूमिका इसमें वापस से बढ़ गई है। पहले बीच में खुद नड्डा साहब ने चुनाव के दौरान कहा था कि भैया भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है, लेकिन वापस से अभी आरएसएस महत्वपूर्ण हो गया है इस पूरी प्रक्रिया में। भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। कोर्ट ने रामदेव की कंपनी को एक बार फिर से फटकार लगाई है। पिछली बार रूह अफ़ज़ा हमदर्द को लेकर, उनके भ्रामक विज्ञापनों को लेकर ये फटकार लगी थी। अब की बार डाबर पहुंचा है अदालत में कि रामदेव हमारे प्रचार उत्पादों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है कि वो इस तरीके के कोई विज्ञापन नहीं चलाएंगे। आसाराम बापू को कोर्ट ने ये कहते हुए अंतिम बार 1 माह की और जमानत दे दी है। 1 माह की और जमानत ये कह के दे दी है कि भाई ये अंतिम बार है, अब बार बार आप मत आइए, तो आप अपनी सजा काटिए। याद है 3 महीने की उन्होंने जमानत मांगी थी आसाराम के वकीलों ने। अमेरिका में स्टूडेंट वीजा लेने वालों को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को सार्वजनिक करना होगा। मतलब प्राइवेट मोड में रख के काम नहीं चलने वाला है। उनको सब बताना पड़ेगा कि वो किस विचारधारा के क्या क्या चलता है उनके सार्वजनिक जीवन में। तो वो सोशल मीडिया उनके ऑन होंगे, उसके बाद ही वो स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एक यूएपीए को लेकर एक पड़ताल आर्टिकल 14 की है कि किस तरीके से यूएपीए कानून ने खासकर मुसलमानों पर नए किस्म का एक संकट ला दिया है कि भाई आरोप लग जाते हैं और उसके बाद जब वो कोर्ट में मामले पहुंच रहे हैं तो वहां से वो बरी हो जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 5 साल 7 साल वो पूरी बदनामी और वो आर्थिक जो नुकसान उन्हें झेलना पड़ रहा है पीड़ितों को, उसका कहीं कोई अंत में कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं होती है। मतलब वो पूरा रिपोर्ट इस बात को लेकर सवाल उठाती है कि भाई आखिर जो ये यूएपीए लग रहा है ये किस आधार पे, बिना अगर 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 वो कोर्ट में खारिज हो जा रहे हैं, तब आप किस आधार पे इसे लगा रहे हैं। यूनियन कार्बाइड का जहरीला जो कचरा था उसे इस बीते दिनों नष्ट किया गया। 126 करोड़ रुपए का खर्च आया इसे नष्ट करने में। अब एक नई चुनौती आई है कि जो उस कचरे की जो राख है, जो अपने आप में उतनी ही जहरीली है, 800 टन राख, ये इसका निस्तारण कैसे होगा? तो अब इसके लिए भी नए बजट की सुगबुगाहट है। एक नया लैंडफिल जोन खोजा जाना है जहां इसे नष्ट किया जाए। कुल मिलाकर पैसे का संकट यहाँ पे 800 टन राख के निपटारे को लेकर भी है कि अब कितना दिन इसे लगेगा। मॉनसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। सरकार इसके लिए कवायद सरकार ने शुरू कर दी है पूरी। एक रिपोर्ट आई है कि भारतीय वेजिटेरियन नहीं है,
नॉन वेज उनकी थाली में बढ़ा है लगातार। तो एक रिपोर्ट हमने कैरी की है। चंद्रशेखर रावण को लेकर एक महिला है कावेरी इंदौर की, यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। तो उन्होंने यौन शोषण के आरोप लगाए और अब उन्होंने एफआईआर दर्ज न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है और कहा कि भाई मैं यूएन के बाहर धरने पे बैठूंगी क्योंकि मैं तो भारत में रहती नहीं हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि देश की इज्जत बची रहे तो आप एफआईआर दर्ज कीजिए, इस प्रक्रिया को कानूनी रूप से शुरू कीजिए। तो ऐसा उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा है। दिल्ली में बीते दिनों पुरानी गाड़ियों को हटाने की कवायद शुरू हुई। पेट्रोल पंप और में पुलिस वाले तक खड़े कर दिए गए कि भाई जो 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं इन्हें बाहर कीजिए। लेकिन अब सरकार ने अपने इस फैसले पर यू टर्न ले लिया है। सरकार पब्लिक का बेहद दबाव आया, उसके बाद सरकार ने कहा कि ठीक है हम इसको दोबारा से मंथन करेंगे और कम से कम अब जब्त नहीं की जाएंगे, वाहन जब्त नहीं करेंगे। पहले उन्होंने जब्त करने के आदेश दिए थे, अब कहा जा रहा है कि वाहनों को जब फिलहाल जब्त नहीं किया जाएगा। तो इस पे भी दिल्ली सरकार कुछ कर सकती है आगे, मतलब जो इशारा मिल रहा है वो ये हो सकता है कि भाई नहीं फिलहाल आप चलाते रहिए, ऐसा हो सकता है। ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 1 घंटे बात हुई है, लेकिन रूस ने इस बातचीत में पुतिन ने ट्रंप से सीधे कह दिया है कि हमने युद्ध जिन लक्ष्यों को लेकर शुरू किया था वो जब तक हम हासिल नहीं कर लेते अब ये खत्म नहीं होगा। तो इस बातचीत का एक लाइन का जो हासिल आया वो ये है कि जो दोनों लोग, ट्रंप जो बार बार कह रहे थे कि भाई मैं यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध समाप्त करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें पुतिन ने अपनी तरफ से साफ कह दिया, स्पष्ट कह दिया हमारी कुछ शर्तें हैं, जब तक ये पूरी नहीं होंगी तब तक ये जारी रहेगा। गिल ने कल दूसरा टेस्ट था, डबल सेंचुरी लगाकर तेंदुलकर और कोहली के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। और चलते चलते हमने एक दिलचस्प खबर ली है जहां एक शख्स ने, एक म्यूजिशियन ने जो पक्षी गायब हो रहे हैं, जो रेड लिस्ट में, उनकी आवाजों को इकट्ठा करके एक पूरा एल्बम तैयार किया है। वेकअप कॉल्स नाम से ये एल्बम तैयार हुआ है। तो इसको आज हमने चलते चलते ली है। सबसे बड़ी खबर बिहार को लेकर ही बनी हुई है। मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण वहां पर चल रहा है। जी, उस पर शायद लगातार जो चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं लोगों की, और उसको लेकर उसका अमल कैसे होगा उसको लेकर शायद सवाल हैं। कल विपक्ष के कुछ नेता चुनाव आयोग से भी जाके मिले थे, पर उनको कोई बहुत तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिले इस बात के। तो वो इसको लेकर लगातार एक क्या बोलते हैं अस्पष्टता भी है, और ये भी है कि कैसे हो पाएगा। राजेश, क्या किधर जा रहा है ये पूरा मामला? परसों जो है वो इंडिया ब्लॉक का जो एक डेलीगेशन गया था मिलने इलेक्शन कमीशन के पास, तो पूरी बातचीत में उनकी वो इंडिया ब्लॉक का ये कहना है कि संतोषजनक जो है जवाब मिला नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो गहन पुनरीक्षण चल रहा है इसके मार्फत या इसके जरिए करीब 20% आबादी जो मतलब काम धंधे के लिए, रोजगार के लिए पलायन करती है बिहार से, वो इससे जो है प्रभावित होगी, और जो ड्राफ्ट रोल है उससे 20% जो नाम है वो मिल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मतलब उनको हटा दिया जाएगा, साफ हो जाएंगे। तो 20% आबादी बहुत होती है भाई, यही। और इलेक्शन कमीशन का जो रुख है, मतलब उसमें एक लाइन है जो बताई है उन्होंने कि भाई वहाँ जो बैठक हुई उसमें ये एक लाइन इस्तेमाल की गई है कि एक वन लाइनर बोला गया है कि आज का जो इलेक्शन कमीशन है वो तो साहब ऐसा ही है। मतलब ये जो है इलेक्शन कमीशन जो है आज का, ये इलेक्शन कमीशन बोल रहा है उस मीटिंग में जो डेलीगेशन मिलने गया था, तो उस पर गहरी आपत्ति व्यक्त की उन्होंने कहा, मतलब ये बता दिया कि भाई आप देख लो अपना,
तो इसलिए वहाँ अब जो है कानूनी विकल्प पे विचार चल रहा है। अब वो अदालत में क्या होता है कि कोई चीज जाती है तो फिर वो कब मतलब उसका निराकरण होगा, कब उसका हल आएगा। इधर तो चुनाव आ गया है, उनकी चिंता ये है कि भाई ये इलेक्शन आ ही गया है और 25 दिन में ये काम हो जाएगा। भाई इलेक्शन कमीशन ने तो तय कर लिया है कि टाइमलाइन के हम 25 दिन में उसको अपनी क्षमताओं पे भरोसा है। इलेक्शन कमीशन को अपनी क्षमताओं पे या जो कार्यपालिका है जिसके जरिए उसको कराना है ये काम, मतलब वो अलग बात है। वो सारे मसले के साथ बीएलओ है कि नहीं है, उनको व्यावहारिक धरातल पे क्या होता है, पर हाँ कि अपना उनको कब जिम्मेदारी दी गई, कब काम दिया गया, उनको लिस्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनको जो जरूरी संसाधन चाहिए वो है कि नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। वो सब अपनी जगह है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस बात पर बहुत अपने आप पर भरोसा है कि वो 25 दिन में इस काम को अंजाम दे देगा। अब 25 दिन में वो काम होना है, अदालत में जाएगा मामला, मतलब कानूनी विकल्प विचार कर रहे हैं। तो अब उन्होंने ये भी कहा है कि हम अब पब्लिक में भी जाएंगे, मतलब भाई और क्या करेंगे, इसके अलावा क्या विकल्प है। तो मतलब समस्या है। और अब देखिए आगे आगे होता है क्या वाली बात है, कितने नाम कटते हैं, कितने नाम जो रहते हैं, और किसका नाम कटता है, वो कौन लोग हैं जिनके नाम काटे जा रहे हैं या कट जाएंगे या छूट जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे। अब ये सब आने वाले टाइम में ही इसकी समीक्षा होगी और पता चलेगा। उसमें सिर्फ कटेगा नहीं, उसमें नए नाम जुड़ेंगे भी। तो गेम सिर्फ इतना नहीं होगा कि ये सिर्फ नाम कटेंगे, एक तरफ से नाम कटेंगे और नए नाम जुड़ेंगे भी। और जो नए नाम जुड़ेंगे वो किस तरह से जुड़ेंगे, और उसको लेकर भी बहुत सारे अंदेशे हैं। तो जैसे कि ये जो महाराष्ट्र के रोशनी में जो देखा गया था, जिसके बारे में भी एक न्यूज लॉन्ड्री की खबर हमने लगाई है कि जहाँ पे जो भाजपा के जो वहाँ के राज्य के अध्यक्ष हैं, उनके चुनाव में 96 बूथ में से 94 बूथ में जो है वोट जो है अप्रत्याशित तरीके से बढ़े और वो वहां पे जीत गए। नहीं, 96 बूथ पर वोट बढ़े 10% से ज्यादा। उन 96 में से 94 में प्रदेश अध्यक्ष महोदय जीते हैं, उनकी बढ़त रही है ना। उन 96 जहां 10% से ज्यादा इजाफा हुआ। और इलेक्शन कमीशन का जो वार्निंग मार्क है वो क्या कहता है कि साथ 4% से ज्यादा अगर कहीं वृद्धि होती है मतदाताओं की संख्या में, तो वो दैट इज वार्निंग मार्क। वो जो मतलब चेतावनी की सीमा है वो, और यहाँ 10% से ज्यादा बढ़ गए। और इसमें क्या है, इसमें आगे ये है कि कई बूथों पर 20% से ज्यादा की वृद्धि हुई। और मतलब कुछ पे तो जो है 10% से लेके 103% तक हुई है। तो जिन बूथों पर 20% से ज्यादा वृद्धि हुई, 20% से ज्यादा, उनमें से करीब 1 दर्जन बीएलओ को संपर्क किया गया। उनमें से 3 बीएलओ बात करने के लिए राजी हुए, और उन बीएलओ का तीनों का ये कहना था कि हमने तो साहब फॉर्म 6 जो आता है वो भरा ही नहीं है, और मतदाताओं को जोड़ने के लिए फॉर्म 6 नहीं भरा हमने। और जब वो तस्दीक की, वो जो लिस्ट में जो नाम थे, तो वो मिले ही नहीं वोटर उनको। और वो मतदाता सूची में, वो बीएलओ ने बताया, मतदाता सूची में वो नाम जुड़े हुए पाए गए। उन्होंने ये भी बताया कि साहब एक कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल कैंप लगाए हुए था। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन सी पार्टी थी, बोले ये नहीं मुझे याद है कौन सी पार्टी थी। तो 3 बीएलओ ने बात की और ये बताया कि उन्होंने फॉर्म 6 नहीं भरा। मतलब बाहर बाला वाला जो है वो सब हो गया, मतदाता सूची में नाम जुड़ गए, ये बीएलओ कह रहे हैं। तो जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो फिर वही बात आती है कि डेटा, चूंकि कई सारी चीजें तो डेटा बता देता है। तो ये जो डाटा इकट्ठा किया है न्यूज लॉन्ड्री में, वो ये बता रहा है कि वहां मतलब ऐसे ही धज्जी का सांप नहीं बना है, मतलब सांप है।
ऐसा होता है ना कि भाई मुहावरा है कि आप कोई धज्जी पड़ी हुई देखते हैं तो आपको लगता है दूर से कि भाई शायद सांप है, लेकिन यहाँ धज्जी नहीं है, यहाँ सांप ही दिख रहा है। जो जो आंकड़े बता रहे हैं, मतलब वो एक शंका पैदा करते हैं और जरूर करते हैं, मगर उसका समाधान जो है अभी हो नहीं रहा है, शंकाओं का समाधान। यही चीज देवेंद्र फडणवीस का जो विधानसभा क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम नागपुर का, उसके बारे में भी ऐसे ही आंकड़े आए थे और न्यूज लॉन्ड्री ने शायद तब भी काम किया था, मगर वही चीज है जी। तो चुनाव आयोग शायद कह ही चुका है कि अब हम ऐसे ही चलेगा चुनाव, जो प्रक्रिया है ये बहुत दिलचस्प है। चुनाव आयोग की जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी जो है वो उसका तरीका भी बदला गया है, जिसमें पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश उसमें सदस्य होते थे, पर अब विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री और साथ में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक और मंत्री जो उसको देखते हैं। तो ये भी एक रेखांकित की जाने वाली बात है कि ये जो नए तरीके से चीजें कैसे वहां पे हो रही हैं और वो किस तरह से लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी चीज होती है जो चुनाव होते हैं, उसको किस तरह से वो देख रहे हैं और उसको कितना आसान या मुश्किल बना रहे हैं लोगों के लिए। आगे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अब बदलाव की, पार्टी के भीतर जो है, जो अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा काफी लंबे समय से और अपने जो सीमा से भी, समय की जो सीमा से उसके बाद भी वो अध्यक्ष बने रहे और साथ में मंत्री भी हैं, तो अब वो वहां पे नए नामों की बात चल रही है, उसको लेकर भी एक खबर है जो कि तो इसमें एक और जो बात वो ये है, जो कल हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो अब उसका नियंत्रण या उसकी जो से है वो बढ़ गई है उसमें। तो इसको, हालांकि पार्टी तो एक नेता के नीचे लड़ रही है, अब इससे बहुत क्या फर्क पड़ने वाला है कि अध्यक्ष कौन रहेगा और क्या होगा। राजेश? नहीं, अध्यक्ष कौन रहेगा इससे फर्क तो पड़ता है, और संघ ने इस बात जो है लगाया, दिख रहा है, मालूम ऐसा चल रहा है कि संघ ने वीटो लगाया है और इसीलिए ये चीजें जो है टलती रही। वरना जेपी नड्डा साहब जो है फरवरी 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे भाई, ताकि मंत्री थे केंद्र सरकार में, मोदी जी की सरकार में, और उनको मंत्री पद से हटाते हुए पार्टी की जिम्मेदारी दे दी गई थी और इस रूप में दी गई थी कि भाई आप जो है थोड़े दिन जो है मतलब सीखिए और फिर आप फुल टाइमर हो जाओगे। तो उनको कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व दे दिया गया था और फिर 2 जनवरी 20 से उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया गया, माने 7वां साल चल रहा है उनको। तो ये सवाल ये कि 3 साल का प्रोविजन है पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में, 3 साल का कार्यकाल तय है और उनको चल रहा है नड्डा जी को 7वां साल। और अभी मतलब जब उनका लगातार बढ़ता गया, एक्सटेंशन मिलता गया, तो ये क्यों मिलता गया भाई? कुछ तो है मसला कि बीजेपी जो है फैसला नहीं ले पा रही या ले पा रही थी, जरूर कारण है। जैसे हम लोग कल भी बात कर रहे थे, वही आप वहां से शुरू करेंगे अपन, तो धीरे धीरे इसी मुकाम पे आ जाएंगे। तो आरएसएस ने अपना लगाया हुआ है कि ऐसा नहीं चलेगा भाई कि केवल मतलब मोदी जी और अमित शाह साहब जो कहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं होगा। और वो दिख रहा है, मतलब राज्यों में भी जो जिस ढंग के चेहरे चुने जा रहे हैं, अभी फौरी तौर पे तो बिल्कुल मतलब ऐसे चेहरे नहीं है जो एकदम, उसमें संघ का कहीं ना कहीं रोल है और संघ के नेताओं का रोल है। संघ के नेताओं का तो पहले भी होता था, लेकिन संघ ने अब मतलब अपना चूंकि लगाया है, तो वो नीचे से लेके ऊपर तक वो सारी चीजें की जा रही हैं। क्योंकि जो मोदी जी का जो मामला है या अमित शाह जी का जो मामला है, वो थोड़ा मतलब इधर कमजोर पड़ा है। वही जो बात है, कल हमने बात की थी कि वो थोड़े से आरएसएस जो है आगे बढ़ा है और ये भी थोड़ा सा पीछे
हुई है। हरतोष मतलब वो वाली बात कांस्टेबल। नहीं है कि साहब हमको जो है भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है, वो हम सक्षम, वो सॉरी आरएसएस की जरूरत नहीं है, वो वाला सीन है नहीं है। तो इस महीने मतलब ये माना जा इसमें जो रहा है, ये कहा जा रहा है कि इस महीने जो है नड्डा जी का जो उत्तराधिकारी है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा, और उसमें जो है भूपेंद्र यादव और अपने हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर साहब और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये 3 नाम जो है आगे बताए जाते हैं। पर इनमें और भी कोई हो सकता है, मतलब दरअसल ये जो इससे फर्क पड़ता है। हाँ, ये तो मतलब इसके बाद अटकलें एक हैं, अटकल। इसके बाद एक आर्टिकल 14 की खबर है जो जिसमें मौलाना कलीमुद्दीन की कहानी है, जिसमें वो उन पे यूएपीए लगाया गया और फिर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, और उसके बाद उन्हें किया, तो उसके बाद की कहानी कैसे उनकी जिंदगी में लगातार कितनी सारी कीमत और कितनी परेशानी उठानी पड़ी है इसके बारे में। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसपे सीधे जैसे यूएपी जैसा एक बहुत इसको ड्रैकोनियन कहते हैं कि खतरनाक एक कानून लगा दिया जाता है। फिर मेरे ख्याल से ये सरकार जो जब से रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में शायद ये कहा जा सकता है कि जिस के साथ ये खतरनाक कानून लगाते हैं या ईडी भेजते हैं या सीबीआई भेजते हैं, इनकी आरोप सिद्धि का रिकॉर्ड बहुत ही मतलब खराब है दरअसल जो है। तो ये अपने आप में देखने वाली बात है कि ये कानून जो भी जहां जहां भी इस्तेमाल किए गए, किस नियत से किए गए, वो कानून के बचाने के नियत से किए गए, सिर्फ लोगों को टांगने या परेशान करने के हिसाब से किए गए। और इनका जब भी हिसाब होगा तो ये भी साफ साफ जान पाएंगे लोग कि ये जन पक्षधरता है सरकार की, और उपचुनाव को लेकर भी आप देख सकते हैं कि जन पक्षधरता है या दरअसल राजनीति से प्रेरित एक जन विरोधी प्रक्रिया अपनाई गई है। 200 इसमें एक डेटा है, 2014 के बाद यूएपीए के मामलों में 160% वृद्धि हुई। हालांकि ये यूएपीए कानून कांग्रेस के समय में आया था और सजा की दर सिर्फ 2.55 है। मतलब अगर आप 100 लोगों को उठा के बंद करते हैं यूएपीए में, जो कि खतरनाक है, जिसमें आपको जमानत नहीं मिल सकती, जिसमें आपके जो बुनियादी अधिकार है वो नहीं मिलेंगे आपको, पर उसमें से सिर्फ 2.5 लोग जो है वो दरअसल उन पर जुर्म साबित होगा। तो ये अपने आप में बताता है इस सरकार की नीयत और इस सरकार के जो क्रियान्वयन और उसके जो प्रभाव को लेकर, ये है कुल मिला के जिसको देखने की बात है। तो वो कह रहा है कि मौलाना कहते हैं कि इल्जाम हट गया लेकिन बदनामी अब भी साथ चल रही है। और इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हजारों मुस्लिम, आदिवासी, दलित और बहुत सारे ऐसे लोग जो सहमति जताते हैं सरकार से, जिनसे भी सरकार को एक तरह की तकलीफ है, वो उनको उस पर शिकार निशाना बनाती है। और पूरे दुनिया में इस बारे में लगातार बात होती रही है। हमारी दुनिया में इज्जत बढ़ी है इसके कारण कि हम कितने खतरनाक हैं अपने लोगों के साथ, और जो उन आरोपों को हम साबित भी नहीं कर पाते। ये संख्या और भी सरकार काफी भले बढ़ी ही है, मतलब 2014 से 2022 के बीच जो आपने बताया 160% की जो ग्रोथ है यूएपीए के मामलों में, इस संख्या को देखें तो 8,719 लोग हैं ये। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है कि 8,719 लोगों पे पिछले 10 सालों में यूएपीए लगा है। और उधर जो है भारत सरकार जो है उनको अमेरिका की क्या बोलते हैं दरखास्त के बाद भी वो अडानी को जो है वो सम्मान पेश नहीं कर पा रही है। ये उसके साथ में देखना चाहिए कि एक तरफ सरकार कितनी मजबूर है और उन्हें देश का जो सबसे दूसरा या पहला जो उद्योगपति है वो उनको नहीं मिल पा रहा है,
और बाकी लोगों के साथ उनका ये इस तरह का जो बर्ताव है। एक और जो बात आज की खबर में है कि वो हम ये लगातार सुनते रहते हैं, उसी सरकारी नीति कार्यक्रमों में भी दिखलाई पड़ता है कि वेजिटेरियनिज्म को, शाकाहार को बहुत आने की जो है की जाती है, और खासतौर पे भाजपा जहां जहां पर है। तो ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिसमें ये बताता है कि भारत में मोटे तौर पर मांसाहार, या उसको बोलते हैं सामिश आहार खाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और उसमें उसके हिसाब से देखा जाए तो, और एक तरफ से ये एक छवि बनाने की कोशिश की भारत तो जो है वो शाकाहारी है, और उसके लिए, और उसमें जहां जहां जैसे मिड डे मील्स वगैरह हैं, वो उसमें ये पॉलिसी और इस तरह के नीति कार्यक्रम ले आते हैं जहाँ पे आप बच्चों को प्रोटीन कम दे रहे होते हैं और कार्ब ज्यादा दे रहे होते हैं, जिसके कारण उनकी जो नेचुरल डाइट्स है बहुत सारे लोगों की, जैसे बहुत सारी जगहों पे बच्चे आदिवासी हैं और बाकी तरह से बाकी बहुत सारे लोग हैं जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो उनको आप जो एक तरह से हेल्दी डाइट नहीं दे रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये जो है वो भारतीय नहीं है खाना। ये इसलिए ये खबर देखी और पढ़ी जानी चाहिए कि प्रोटीन जरूरी है, फिटनेस के जरूरी है, हमारे बच्चों की सेहत बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमारे यहाँ कुपोषण की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और उसके साथ साथ उनकी जो उसको स्टंटिंग कहते हैं कि उनकी वृद्धि जो है ठीक से नहीं होती है, तो वो भी एक कारण है। तो उसके लिए उनको जरूरी है कि उनको एक स्वस्थ और अच्छा पोषण मिले, और उसमें भी आप अपनी जो जिस भी जो जो शायद वैज्ञानिक है या नहीं है, बिना ये जैसे कि चुनाव आयोग कह रहा था कि अब तो ऐसे ही चलेगा, तो ये उस तरह का एक वो है कि हम थोप देंगे आप पे कि आपको क्या खाना है, और वो आपके कल्चर से, आपकी पसंद से, आपके हिसाब से, आपके स्वास्थ्य के हिसाब से वो अच्छा हो या ना हो। तो ये इसलिए इस खबर को हम लोगों ने लिया, और ये एक जरूरी खबर हमें लगती है। आज एक और एक फीचर है जो सुधीर जॉन होरो का है, जो टेलीग्राफ में छपा है, और उन्होंने बताया कि कैसे वो डिजाइन के क्षेत्र में काफी सारा काम करते हैं, और वो लिखते भी हैं इसके बारे में, और वो कहते हैं कि जैसे जैसे ये चीजें बढ़ रही हैं, लोग बात कर रहे हैं आदिवासी पहचान की, उनके डिजाइन की और बाकी चीजों की, पर कैसे उनका नाम उसमें से हटा दिया जाता है, और वो जो ये एक इस देश में बड़ा काम होना ही चाहिए। जैसे कि अभी हमने एक कोल्हापुरी का भी देखा कि कोल्हापुरी चप्पल का आईपी किसके पास है, जो आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसकी बौद्धिक संपदा किसके नाम पे है। तो जो आदिवासी चीजें हैं, और फिर किस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो चाहे वो शिल्प हो या कला हो, उन पे उनको उनके आईपी का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसका हक कहाँ मिलता है, किस तरह से मिलता है, वो सुनिश्चित करवाने का काम किसका है, और वो किस तरह से हम उनका नाम हर जगह से काट देते हैं। तो वो एक 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 बहुत दिलचस्प और मजेदार पीस है कि हम, और ज्यादातर हम, मुझे लगता है कि हम लोग खुद इस तरह से उस वर्ग से शायद आते हैं, हम उन्हें देख उनकी रोशनी में नहीं देख रहे होते हैं। हम अपने हिसाब से, ये कहना है औरों का कि आप अपने हिसाब से अपना आदिवासी बनाते हैं कि ये आदिवासी है उनके हमारे, और हम उसमें हमको उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं, हमको हमारी रोशनी में नहीं देखा जाता है, जो कि बहुत दिलचस्प। और इस पे भी मेरे ख्याल से बड़ी चर्चा या वो होनी चाहिए, खासतौर पर इसलिए भी कि मैं कल किसी और से भी बात कर रहा था इस बारे में कि कैसे राजनीतिक नेतृत्व में जिस तरह से बाकी समुदायों में बड़े नेता निकल कर आए, और उन्होंने वैसा नेतृत्व जो है आदिवासी समाज को उस तरह से नहीं मिला, और वो तो जब भी कोई और आपका एक पैरोकार बनता है तो वो क्या वही होता है जो कि आपके अपनों में से निकल कर आता है। तो ये एक सवाल था। राजेश? हाँ, ये
ये तो है कि वो जो जो जिस जिस तरह से लीडरशिप उभर के आनी थी वो उसका कई बार जो है वो हो नहीं पाता। एक खबर ये भी, ये जो यशवंत वर्मा साहब की जो खबर है कि वो सरकार ने अब तय कर लिया है कि इनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव जो है संसद के मानसून सत्र में लाया जाएगा और सरकार जो जरूरी उसमें सदस्य संख्या जुटानी है, हस्ताक्षर करवाने हैं, तो वो इकट्ठा करने का काम शुरू करने वाली है जल्द। और खबर यही है उसमें कि जो वर्मा जी ने जो जवाब दिए उससे संतुष्ट नहीं हुई जो पैनल थी और सुप्रीम कोर्ट ने वो गठित की थी। तो अगर उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ये पारित हो जाता है तो वो संवैधानिक अदालत के इतिहास में मतलब पहले जज होंगे जिनके खिलाफ हुए, जिनको हटा दिया जाएगा इस महाभियोग प्रस्ताव के जरिए। एक खबर ये भी आई है। और तो पहले भी लगा है, पर हमको शायद ये बात देखिए, हमने जो दो स्टोरीज कर रखी है, एक कलीमुद्दीन की कहानी की जिसपे कोई जुर्म साबित भी नहीं हुआ और ऐसे 2.5% लोग हैं जिन पे जुर्म साबित होता है, जिन पे यूएपीए लगाया जाता है। और एक जज को हटाने में इतनी मुश्किलें क्यों होनी चाहिए किसी भी तरह से, जो तो एक साफ सुथरा मामला है। और उसमें तो आप ये एक रेखांकित करने वाली बात है कि एक भारत में ही जो एक व्यक्ति को जिसके पास साफ साफ सबूत हैं, जिसके वीडियो वायरल हो गए, सब लोग इस बात में, और वो जो जवाब दे रहे हैं वो नहीं दे पाए, उसकी बाकायदा प्रक्रिया हो चुकी, उसके बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उन्हें सजा नहीं मिलेगी इस बात की कि उनके घर में पैसे मिले और जिसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो। और दूसरी तरफ ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास कोई जुर्म साबित ही नहीं हो रहा है, उठा के आप बंद कर दे रहे हैं, वो जमानत भी नहीं ले सकते हैं, और साथ में आप उनको फिर आप जब छूटेंगे तो उसके बाद वो जो उनकी जिंदगी के साल हैं, उनकी जो सारी साख है, वो सब कुछ आप खत्म कर देंगे और सोचेंगे कि ये हाँ न्याय नहीं हुआ पर क्या हुआ। तो अपने मतलब जो प्रोसेस पनिशमेंट वाली जो बात है, जिसमें जस्टिस वर्मा जैसे लोग ही या बाकी जस्टिस भी बैठे रहते हैं, मतलब ये सब लोग कि सब भी तो उसके जिम्मेदार हैं, ये उसके भागीदार कैसे नहीं हैं। और जब ये अपने पे जब बात आती है तो ये अलग तरह के मापदंड किस तरह से लागू करते हैं, ये एक सवाल है जो इसके बहुत सारे, मुझे पता है कि लोग कानूनी उसमें पेंच निकाल के बता देंगे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, पर दरअसल बुनियादी तौर पे इंसाफ की बात जब आप देखेंगे तो शायद ये साफ साफ दिखलाई पड़ता है कि ये बहुत ज्यादा उसको बोलते हैं तराजू जो है काफी खासी डंडी मारी गई है उसमें। ये यूएपीए की हम लोग अभी बात कर रहे थे, जो कन्विक्शन रेट की बात कर रहे थे, आप देखिए कि यूएपीए नहीं है, वो जो एजेंसी है जिसने बहुत हल्ला मचा रखा है पिछले विगत 10 वर्षों से, 1 दशक से, ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, माने ये एक विमर्श का मुद्दा तो है ही ना। मतलब विमर्श क्या, मतलब निष्कर्ष पे पहुंचाता है कि आपकी जो प्रमुख एजेंसियां हैं, या आपने जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कम करने के लिए, तथाकथित रूप से कम करने के लिए, रोकने के लिए, या साहब देश में जो है ऐसी गतिविधियां ना हो जिससे जो है हमारे राष्ट्र का, देश का नुकसान हो, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो इतनी इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं या कानून है, और उसमें कन्विक्शन की जो सजा की जो दर है, वो कौन इस पे बात करेगा? इसका जवाब कौन देगा कि आप जो भी कवायद कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो किस नतीजे पे पहुंच रही है? यूएपीए नहीं, आप ईडी का देखिए। ईडी में क्या है? अच्छा, इन दोनों कानून है, दोनों कानून ऐसे हैं, वैसे तो सभी जगह है, लेकिन इसमें तो प्योर है कि एक तो बेल नहीं मिलती है, दूसरा जो है वो आपको ही सारी चीजें साबित करनी है, मतलब छोटी से लेके बड़ी तक आपको तो वो आएंगे, उठाएंगे, आपको बंद कर आएंगे, उठाएंगे, बंद कर देंगे। अब आप जानिए, आपकी फैमिली जाने, आपके बच्चे जाने, आपके जो भी इर्द गिर्द लोग हैं वो जाने,
ये काम हो रहा है। तो ये अब और कन्विक्शन रेट क्या है? 100 आप केस दर्ज कर रहे हैं, उसमें से 2 आदमी को सजा हो रही है, 2.5 आदमी को। ये और आप यूएपीए फिर भी बताएंगे आपको। तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है भाई। और इसको कोई देख नहीं रहा है। मतलब अगर जैसे हम बात करें, अभी न्यायालय की बात कर रहे थे, हम जजेस की बात कर रहे थे, भाई आंकड़े तो है ना। कन्विक्शन रेट क्या है? मतलब अब वो जो पीड़ित और है आप वो पीड़ित बना। फिर आप बताएंगे कि जो है वो इमरजेंसी बहुत बुरी जब 50 साल पहले जो थी। तो ये भी एक दिलचस्प बयान है जिसको लेकर सारे अभी कि उससे बुरा तो कुछ भी नहीं था। और उसमें फिर जो हमने बात की थी कि सेक्युलर और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद संविधान से इसलिए हटाना चाहिए क्योंकि वो आपातकाल के दौरान उसको शामिल किया गया था संविधान में। तो इसलिए वो आपातकाल का मतलब ऐसा निकाला जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोग कह रहे हैं। इस पे मैंने एक पूर्व आरएसएस के पदाधिकारी और अब वो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत की है। तो उसका भी हम लोग उस पर डीप डाइव करके बातचीत हम लोग करेंगे और उसमें आपको बताएंगे। आज की जो सबसे प्यारी खबर जो मुझे लगी वो एक परिंदों को जो गायब हो रहे हैं उनकी आवाजें रिकॉर्ड करके उनको बचाए रखने की और उनको हमारे बीच रखने की। और ये वेकअप कॉल इसलिए भी है, एक तो ये कि परिंदों की आवाजें सुबह सुबह सबसे ज्यादा होती है। जब वो सुबह, जिसको कलरव शब्द है जिसके लिए हिंदी में और अंग्रेजी में कोरस कहते हैं, जब उनको भूख लगती है तो वो सुबह से एकदम उनकी शुरू होती है। और वो उसमें रिकॉर्ड है और साथ में कि वो लुप्त हो रहे हैं जो कि हमारे बीच से। और उनकी आवाजें एक आदमी ने बहुत जतन के साथ इकट्ठी की है जो कि ब्रिटेन में है। पर ये सब हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि कितनी सारी आवाजें जो हमारे बचपन में थी, चाहे वो गौरैया थी हमारे पास आके बैठ जाने वाली, या बाकी पक्षी बहुत सारे जो अब वो कम दिखलाई पड़ते हैं और वो गायब होते जा रहे हैं। तो आप इन समाचारों के जो बहुत ही सारे तकलीफ और क्रूरताएं लेकर आते हैं हमारे पास, आप इसको सुने और थोड़ा सा आपको भी शायद अच्छा लगेगा और आप भी शायद इस बारे में सोचेंगे कि हम एक कितनी तेजी से बदलती हुई दुनिया में रह रहे हैं और जो हमको प्रकृति लेकर आई थी हमारे आसपास, वो कैसे तेजी से वो गायब होती जा रही है। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं खत्म करेंगे। और इस बीच एक खबर जो शायद वो रह गई कि पुतिन और ट्रंप की बात दोबारा हुई और उसमें पुतिन ने कहा है कि अभी ये जंग हम खत्म नहीं करने वाले, ये जंग अभी जारी रहने वाली है। ट्रंप का ये दावा था कि मैं आते ही ये जंग खत्म करवा दूंगा। वो जो उनके बहुत सारे बाकी दावों की तरह ये भी एक झूठा साबित हुआ है। और उसमें आगे कुछ देखने समझने की बात इसलिए नहीं क्योंकि उनकी हर रोज नई वो बात करते हैं, रोज नए उनके दावे झूठे साबित होते हैं और उसका एक नए अनिश्चितता की तरफ वो दुनिया को धकेलते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको देखने समझने की जरूरत है कई तरह से। मतलब वो सिर्फ इस युद्ध की तरह से नहीं, पर भारत के साथ भी जो रिश्ते हैं या चीन के साथ उनके रिश्ते हैं या अमेरिका के अंदर में उनके साथ जो रिश्ते हैं, उन सारी चीजों को मिलाकर ये देखने समझने की बात है। इसको थोड़ा सा इसमें भी शायद थोड़ा सी गहराई जरूरी होगी जिसमें जाने के लिए। और अभी पता नहीं फिर वो कह दें कि हाँ ये जो भारत पाकिस्तान का युद्ध है 19 बार शायद वो कह चुके हैं। अब वो पता नहीं कितनी बार अभी और कहेंगे कि ये जंग मैंने रुकवाई थी जो भारत पाकिस्तान की, जिसको भारत पाकिस्तान तो नहीं, मतलब पाकिस्तान तो इस बात का समर्थन में है। भारत कह रहा है कि नहीं ये हमारी अपनी आपसी मामला था, हमने आपसी तौर पे ये बात की। तो आज की सभा हम यहाँ समाप्त करते हैं और अपना ख्याल रखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए। हम लोग फिर मिलते हैं। नमस्कार।
आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।